चंदा कोचर भारत की बेहद सक्सेसफुल बैंकर, बैंकिंग के फील्ड में करियर बनाना चाह रही हर लड़की एक बार उनको एक आदर्श के तरह ज़रूर देखती है। अब एक समय उनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला, एक दशक तक वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली सीईओज़ में से गिनी जाती थी। लेकिन एक लोन घोटाले के आरोप ने उन्हें अर्श से फर्श पर ला दिया है। आज के खर्चा पानी में जानेंगे कि किस तरह से वीडियोकॉन को दिए कर्ज के कारण चंदा कोचर ही नहीं बल्कि उनके पति भी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। वीडियोकॉन समूह के मालिक वेणुगोपाल धूत की गिरफ्तारी की पूरी कहानी क्या है, लेकिन उससे पहले एक लल्लन टॉप क्विज से जुड़ी ज़रूरी सूचना। अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कड़क तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी बारी आ चुकी है। रोज़ रात 9 बजे हर दिन नए टॉपिक पर खेलिए लल्लन टॉप क्विज और पाइए इनाम सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर। और अब शुरू करते हैं खर्चा पानी और चंदा कोचर की कहानी। सीबीआई ने आईसीआईसी बैंक लोन फ्रॉड केस में वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धूत को अरेस्ट कर लिया है। ये खबर तो हर जगह आ चुकी है। इससे पहले सीबीआई ने इस मामले में आईसीआईसी बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को भी अरेस्ट किया था। आईसीआईसी बैंक लोन फ्रॉड मामले की शुरुआत हुई थी साल 2012 में। 3250 करोड़ रुपए के लोन के कथित फ्रॉड से जुड़ा मामला है ये। उसमें आईसीआईसी बैंक की कमान चंदा कोचर के हाथ में थी। साल 1984 में चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक एक ट्रेनी की तरह ज्वाइन किया। धीरे धीरे वो सफल होती गई और साल 2009 में एमडी और सीईओ की कुर्सी पर बैठी। कोचर की ये बढ़त कहीं से छुपी नहीं थी, उनके नाम लिए जाने लगे थे। साल 2011 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 7 साल तक लगातार उनका नाम फोर्ब्स की अंतर्राष्ट्रीय द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन और साल 2015 में टाइम्स की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में शामिल किया गया। ये सब सामने था। लेकिन साल 2016 आते आते चंदा कोचर के काम धाम पर सवाल उठाए जाने लगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसी चीज़ें देखी जाने लगी। तो साल 2018 में चंदा कोचर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। चंदा कोचर पर आरोप लगे कि उन्होंने वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धूत से अपनी दोस्ती निभाई। कैसे दोस्ती निभाई? लोन बांटकर। और इस बटाई में नियमों की अनदेखी की गई। कितने के लोन बांटे गए थे? बहुत करोड़ों रुपए के लोन, अरबों रुपए के लोन कह लीजिए। और ये पैसे आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से दिए गए और इनसे ही अधिकतर लोन इनमें से अधिकतर लोन बट्टे खाते में चले गए, यानी एनपीए हो गए। लेकिन इसके अलावा 19 बैंक और थे जिन्होंने लोन बांटे थे। और वीडियोकॉन ग्रुप द्वारा लोन के रूप में उठाई गई पूरी रकम थी 40,000 करोड़। हालांकि मामला आईसीआईसीआई बैंक के लोन पर केंद्रित है और इसी लोन के बटाई के एवज में चंदा कोचर को क्या मिला? मतलब चंदा कोचर को तो नहीं, लेकिन उनके पति दीपक कोचर को बिजनेस में फायदा मिला और इस फायदे के लिए निवेश किया वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धूत ने। और यहीं पर सवाल उठे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के। कैसे उठे? दरअसल कंपनी के एक निवेशक थे। थोड़ा जटिल है, ध्यान देंगे समझ जाएंगे। कंपनी के एक निवेशक थे, उनका नाम है अरविंद गुप्ता। उनके पास उस समय आईसीआईसीआई के 500 शेयर मौजूद थे और सबसे पहले साल 2016 में उन्होंने वीडियोकॉन और आईसीआईसीआई को लेकर एक शिकायत की भरी चिट्ठी लिखी। उनके आरोप थे कि साल 2008 से लेकर 2016 के बीच बैंक को कई लोन अकाउंट्स में नुकसान हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक को, लेकिन बैंक ने उन नुकसानों की ओर ध्यान नहीं दिया। ध्यान रहे कि ये जो पीरियड बता रहे हैं अरविंद गुप्ता, ये वही पीरियड था जब चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की सर्वेसर्वा थी। जांच का दबाव बना। दबाव के बीच चंदा कोचर ने 4 अक्टूबर 2018 को अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। इस पर भी कहानियां हैं, आगे बताएंगे। लेकिन इस्तीफा देने के बाद भी विवाद बना रहा, नजरें भी तनी हुई थी। ऐसे में 22 जनवरी 2019 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने चंदा कोचर, दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की। इधर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी केस दर्ज किया चंदा कोचर और दीपक कोचर के खिलाफ। जांच शुरू हुई, फिर बातें खुलने लगी। जांच में दावे किए गए कि वेणुगोपाल धूत को आईसीआईसीआई बैंक ने कुल 3250 करोड़ रुपए बतौर लोन दिए। अब ध्यान से समझिए, 3250 करोड़ रुपए लोन के रूप में दिए और इसमें से 1875 करोड़ रुपए का लोन साल 2009 से 11 के बीच मिला। ये लोन कुल 6 लोन अकाउंट्स में बटा हुआ था और इस 1875 करोड़ का जो लोन था
उसमें से 1730 करोड़ रुपए का लोन एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। लेकिन लोन जो था वो तो कुल 3250 करोड़ का था। आप सोचेंगे कि आपने क्या कहा, तो कितना चुकाया कितना नहीं उसमें से, तो ये 1730 करोड़ नहीं चुकाया तो नहीं चुकाया। जांच में ये भी पता चला है कि इस लोन का जो 3250 करोड़ का लोन था टोटल, उसका 86% चुकाया ही नहीं गया। लगभग 2810 करोड़ रुपए की राशि है वो। और ये सारा पैसा कहाँ गया? बट्टे खाते में, एनपीए हो गया। और एनपीए साबित होने से नुकसान किसको होगा? बैंक को होगा। लेकिन बैंक को नुकसान होने की शर्त पर जब दीपक कोचर को कथित तौर पर लोन बांटे जा रहे थे तो कोई फायदा भी अपेक्षित था। और यहीं पर होती है गेम में दीपक कोचर की एंट्री। दीपक कोचर चंदा कोचर के पति हैं और सफल बिजनेसमैन में गिने जाते हैं। हुआ यूं कि दीपक कोचर ने साल 2008 में वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत के साथ मिलकर न्यू पावर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। इस कंपनी में वेणुगोपाल धूत की हिस्सेदारी 50% थी, बाकी 50% की हिस्सेदारी दीपक कोचर और उनके परिवार के सदस्यों के पास थी। लेकिन 2009 में, इससे एक साल बाद 2009 में वेणुगोपाल ने इस कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया और अपने 25,000 शेयर दीपक कोचर को कौड़ियों के भाव बेच दिए, सिर्फ 2.5 लाख रुपए में। 25,000 शेयर 2.5 लाख रुपए में बिके, यानी लगभग एक शेयर 10 रुपए का लगा। इसके 6 महीने बाद ही न्यू पावर को सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 64 करोड़ का लोन मिला। सुप्रीम एनर्जी किसकी कंपनी है? वेणुगोपाल धूत की कंपनी थी। मतलब साफ है कि वीडियोकॉन के मालिक अपनी कंपनियों के बीच पैसों का हेर फेर कर रहे थे। साल 2009 में न्यू पावर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एनआरपीएल, जिसको छोटे में कहेंगे, को धूत की कंपनी सुप्रीम एनर्जी से 64 करोड़ रुपए का लोन मिला और मार्च 2010 में एनआरपीएल ने अपने अधिकतर शेयर सुप्रीम एनर्जी को ट्रांसफर कर दिए। यानी एक बार फिर से एनआरपीएल के अधिकांश शेयर और कंपनी का नियंत्रण दोनों वेणुगोपाल के पास पहुंच गया। एनआरपीएल का शेयर पहले आया था जो घूम के इधर दीपक कोचर के पास वापस पहुंच गया। सुप्रीम एनर्जी के पास एनआरपीएल के 95% शेयर थे, जबकि दीपक कोचर के पास मात्र 5% शेयर थे। और ये सब तब हो रहा था जब वेणुगोपाल धूत की कंपनी वीडियोकॉन को एक ओर से आईसीआईसीआई बैंक से पैसे मिल रहे थे जो आगे जाकर एनपीए हो जाने वाले थे, और दूसरी तरफ वेणुगोपाल आईसीआईसीआई की एमडी सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर के साथ पैसों और शेयरों का अपकथित हेरफेर कर रहे थे। आरोप लगा कि वेणुगोपाल ने 3250 करोड़ रुपए के लोन के एवज में दीपक कोचर को खूब फायदा पहुंचाया। कंपनी की 95% हिस्सेदारी रखने वाली कंपनी सुप्रीम एनर्जी की पूरी होल्डिंग अपने करीबी महेश चंद्र पुंगलिया को सौंप दी। 2 साल बाद यानी 2013 तक पुंगलिया ने सुप्रीम एनर्जी की पूरी होल्डिंग मात्र 9 लाख रुपए में दीपक कोचर की कंपनी पिनेकल एनर्जी को दे दी। कंपनी फिर से दीपक कोचर के पास। करीब 4 साल बाद वीडियोकॉन कंपनी को दिए गए यह लोन 2017 आते आते डूब गए, यानी एनपीए में डाल दिए गए। लेकिन तब भी पूरा खेल सामने नहीं आ पा रहा। 2016 में विसिल ब्लोवर नाम अरविंद गुप्ता है, इसकी शिकायत केंद्र सरकार से लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियों से की। इस पूरे मामले की जांच के लिए जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा ने जांच में पाया कि वीडियोकॉन को कर्ज देने के मामले में कोचर ने बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन किया। 2018 की शुरुआत में चंदा छुट्टी पे चली गई, जिसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट के लिए आवेदन किया। पहले तो आईसीआईसीआई बैंक ने कोचर का रिटायरमेंट आवेदन स्वीकार किया, लेकिन बाद में कुछ गड़बड़ियां सामने आई और बैंक ने कोचर को बर्खास्त किया। जो इस्तीफे की कहानी हमने पहले बताई थी वो कुछ ऐसे भी खबरों में मिलती है। लेकिन असली खेल तब पता चला जब 2019 में इस मामले में पूरा खुलासा हुआ और सीबीआई ने केस दर्ज किया। और क्या क्या फंसा हुआ है केस में, जल्दी जल्दी जान लीजिए। सीबीआई ने इस लोन फ्रॉड मामले में चंदा कोचर, दीपक कोचर, वीडियोकॉन ग्रुप के वेणुगोपाल धूत के साथ साथ न्यू पावर रिन्यूएबल्स, सुप्रीम एनर्जी, वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को क्रिमिनल कंस्पिरेसी और करप्शन से जुड़ी धाराओं के तहत रजिस्टर्ड आरोपी बनाया है। इसके बाद जनवरी 2020 में प्रवर्तन निदेशालय ने कोचर के परिवार के 78 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की थी। इसके बाद जांच एजेंसी ने कई दौर की पूछताछ के बाद दीपक कोचर को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरेस्ट किया। वहीं 24 दिसंबर को चंदा कोचर के वकील ने कोर्ट में कहा कि चंदा कोचर ऐसे किसी भी कंपनी में डायरेक्टर या स्टेक होल्डर नहीं थी जिसे लोन दिए गए। इस पर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन सीबीआई इस बयान से संतुष्ट नहीं हुई और गिरफ्तारी की गई। वकील ने कहा था कि असली लाभार्थी वेणुगोपाल धूत हैं
उन्होंने सवाल किया कि अगर सीबीआई को लगता है कि फ्रॉड हुआ तो कोचर को ही क्यों अरेस्ट किया गया, लाभार्थी को क्यों नहीं। इसके बाद ही सीबीआई ने धूत को अरेस्ट किया और ये थी पूरी कहानी। जटिल है लेकिन हमने थोड़ी कोशिश की है कि समझा सकें, खुद भी समझ सकें। थोड़ी आप भी करिए। अब कल मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।